हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट कर चुके थे और हमें हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो कवर करना था, जो हम एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम की बेसिकली हमने 3 एप्लीकेशन जो हैं वो डिस्कस की थी या डिस्कस करनी थी, जिसमें से हमारे पास पहली जो हमारी एप्लीकेशन थी वो थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमें एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। सेकंड एप्लीकेशन वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है, जिसमें हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सॉल्व करूँगा और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स हैं किसके रिगार्डिंग और इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी इंट्रो जो है वो देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो थर्ड यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस लिए है। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमारे पास हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, ये थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास टू कैलकुलेट concentrations of reactants or products at equilibrium। मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है और वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। मैं उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मतलब क्वेश्चन जो है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से भी रिलेटेड हो सकता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। हमें क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी चीज़ वो निकालने के लिए बोल सकता है और हो सकता है कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी निकालनी है और प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि मुझे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो वो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब हम इक्विलिब्रियम को ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी होगी और वो रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। उस रिएक्शन के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस जो होंगी वो प्रोवाइडेड होंगी। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन थी वो हमें गिवन होगी। अब ये तो ऑब्वियस है क्योंकि इनिशियल कंडीशन है तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 0 आ रही होगी। लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी इनिशियल अमाउंट हमें पता होती है, तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। फिर हमें इक्विलिब्रियम का सीन बता रखा होगा। अब इक्विलिब्रियम में देखो क्या है, सपोज करो मेरे पास रिएक्टेंट की जो इनिशियल अमाउंट थी वो A थी। अब इसमें से A में से कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन चुकी है। तो सपोज करो A में से X अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर चुकी है। जैसे मैं बोलूँगी मेरे पास 4 मोल कंसंट्रेशन थी, 4 में से 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर गया। तो ये 1 मोल जो रिएक्ट कर गया ये तो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड, और जितना अमाउंट हमारे रिएक्टेंट का रिएक्ट किया होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा ना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4 में से 1 मोल रिएक्ट कर गया, तो जो 1 मोल रिएक्ट कर गया है वो प्रोडक्ट बन चुका होगा। यानी कि जितनी भी हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्ट करती है उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन जाती है। अब जैसे इस जनरल एग्जांपल में मैंने बोला कि X कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्ट कर गई, इसका मतलब X कंसंट्रेशन ही फॉर्म हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास हमारी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस आ जाती हैं, जिन पे फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन लगा के इन वैल्यूज को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो बेसिकली हमने हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ इस तरीके का काम जो है वो करना है। अब इसके अंदर कहोगे कि सर अब ये बहुत ही इजी रिएक्शन थी, उसके लिए इजी इक्वेशन बन गई, तो हम इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं?
एक्चुअल में जो ये हमारी इक्वेशन बनती है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली, ये इक्वेशन हमारी रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो बहुत टाइप के प्रोसेसेस के बीच में होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आ सकती है और उसकी रैंडमली कोई भी बैलेंसिंग हो सकती है। तो उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग आपको ये वाली जो कंडीशन होती हैं इनको चेंज करना है। बस मेन दिक्कत यहीं पे आती है और कोई मेन दिक्कत नहीं है। बाकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये छोटा मोटा काम ही है। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो इस कंडीशन को लिखने के लिए आती है। अभी जैसे मैंने आपको सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल दिया तो आप इजीली समझ गए होंगे। मैं इसी को आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसी चीज़ को एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने के लिए देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन है। जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन है उसमें 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन होता है, 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन होता है। उसको मिला के हम 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर देखो ये मेरी बेसिक रिएक्शन है। अगर मैं इसकी इनिशियल कंडीशंस की बात करूंगा तो इनिशियल कंडीशंस में मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो गिवन होगी, इसकी कंसंट्रेशन भी है जो गिवन होगी, और अभी इनिशियल स्टेट है, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन आप 0 मान के चलेंगे। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। जो कंसंट्रेशंस मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो मोल पर लीटर में होंगी, तो मैं बार बार उनको मेंशन नहीं कर रहा यूनिट्स को। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो है वो कैलकुलेट करूंगा, तो एट इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखो, सपोज करो जो हमारा ए है, ए की एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर गई है। अब ए की एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गई, तो सॉरी ए की एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गई, तो इसके रिगार्डिंग बी की कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी, यहां पे मैं आपको टिपिकल चीज बता रहा हूं। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, रिएक्टेंट भी 1 मोल था, प्रोडक्ट भी 1 मोल था, तो जितना रिएक्टेंट मेरा रिएक्ट किया उतना ही मैंने यहाँ पे लिख दिया था। इस केस में तो ऐसा नहीं है। जो हमारा हाइड्रोजन है उसके 3 मोल जो होते हैं वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या कंसेप्ट लगाना है, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत होती हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो। मैंने ये बोला फॉर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन X amount is reacted। यही बोला ना मैंने कि जो हमारे पास हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था हाइड्रोजन का A, उसकी X अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर गई, और X अमाउंट जो है वो 3 मोल्स के लिए है। तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, X/3। 2 मोल्स के लिए कितनी हो जाएगी, X/2। बस मैं आपको यही चीज बताना चाहता था, क्योंकि देखो 3 मोल्स के लिए X है। अब नाइट्रोजन तो यहाँ पे 1 ही मोल है ना, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितना रिएक्ट किया होगा, X/3। 1 मोल के लिए X/3 रिएक्ट करता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स के लिए कितना रिएक्ट किया होगा, X/2। तो ये हमारे पास हमारे अमोनिया के लिए कंसंट्रेशन आ गई। फिर इन कंसंट्रेशंस को मैं यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग तरह की कंसंट्रेशंस आएंगी, अलग अलग तरह की केमिकल इक्वेशंस भी आएंगी, जिनको आपने यूज करके इस तरीके का कंसेप्ट लगा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो उनको आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो आप मुझसे उनके बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो अभी आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड for this formation of ammonia from nitrogen and hydrogen at equilibrium at 500 Kelvin। तो हमें यहाँ पे हैबर प्रोसेस के रिगार्डिंग एक केमिकल रिएक्शन बता दी गई है, और उस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें कंसंट्रेशंस जो हैं वो बताई गई हैं, और ये सारा रिएक्शन जो है वो हमने 500 केल्विन पे किया है।
तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बताई है, हाइड्रोजन की बताई है और अमोनिया की बताई है। हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है उसे कैलकुलेट करना है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, उसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली इस पेज में मैं अपने सॉल्यूशंस जो है वो परफॉर्म करूँगा। तो इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मुझे बोला गया कि अमोनिया जो बना है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। तो हमें पहले रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो हैबर प्रोसेस की बैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो लिख रहा हूँ। मैंने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिख ली है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर 2, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में हमें ये तीनों वैल्यूज गिवन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी और अमोनिया की कंसंट्रेशन भी। तो ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, हम इस इक्वेशन के अंदर उसे बेसिकली पुट कर लेंगे। तो तीनों इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो वैल्यूज जो है वो पुट करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली Kc इज इक्वल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² और हाइड्रोजन विच इज 3 इंटू 10⁻⁻² क्यूब। तो मैंने यहाँ पे तीनों कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा Kc इज इक्वल टू 1.44 क्योंकि स्क्वायर था, इंटू 10⁻⁻⁴, 1.5 इंटू 10⁻⁻², 27 इंटू 10⁻⁻�6। तो ये मेरे पास मेरे नंबर्स आ गए। अब इसके अंदर देखो ये बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻8 जो ऊपर आके बन जाएगा 10⁻+8। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.44, 1.5 इंटू 27, 10⁻⁻4 और 10⁻8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻4। और जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा 0.355। तो ये हमारे पास हमारा Kc का जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें फिर आप पावर्स के हेल्प से इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो पर वो इतना मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास हमारी Kc की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें हमारा पहला न्यूमेरिकल करना था। इस टाइप के अंदर बेसिकली हमें वैल्यूज़ गिवन थी, हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको 1 मार्क के अंदर या 2 मार्क के अंदर मिल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 मोल्स ऑफ PCl5, PCl5 जो है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, वर हीटेड टू 327 डिग्री सेल्सियस। इस मॉलिक्यूल के हमने 2 मोल्स कंसीडर किए हैं। 2 मोल्स जो हैं वो 327 डिग्री तक हमने हीट किए। 2 लीटर का वेसल हमने लिया हुआ था और जब वहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, PCl5 वाज फाउंड टू बी 40% डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। तो हमने यहाँ पे 2 मोल लिए PCl के, उनको 327 डिग्री तक हीट किया, 2 लीटर उनकी वॉल्यूम हमने कंसीडर कर ली और हमने ये देखा कि इस टेम्परेचर पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है प्रोडक्ट्स के साथ और 40% डिसोसिएट होता है। 2 मोल्स का 40% डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो 40% डिसोसिएट हुआ, PCl3 और Cl2 बना दिया। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रेशर की टर्म्स में भी कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो तो हमें कंसंट्रेशंस नहीं बताई गई हैं।
हमें बताया गया 2 मोल्स, यानी कि हमें अमाउंट बता दी गई है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बताई गई। पर मैंने यहाँ पे ध्यान दिया, हमें यहाँ पे मोल्स बताए गए हैं और वॉल्यूम बताई गई है। मोल्स और वॉल्यूम को यूज़ करके मैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर लूँगा। तो पहले मुझे जो भी डाटा गिवन है मैं उस डाटा को लिखता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली जो है वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या बताया हुआ है, PCl5 जो है उसके मुझे 2 मोल्स गिवन है, ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। और मुझे ये बताया गया कि टेम्परेचर जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस है, जिसे मैं बाद में केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा अगर मुझे इसको यूज़ करना हुआ तो। और इसमें मुझे बताया गया है कि हमारा जो PCl5 है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है PCl3 और Cl2 के अंदर। तो ये भी हमें हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो बता दी गई है। अब मुझे इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करके मुझे आंसर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मेरे पास मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर मुझे आंसर कैलकुलेट करना भी है तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, मुझे तो मोल्स गिवन है। तो पहले यहाँ से कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसने हमें एक बात बोली, गिवन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द रिएक्टेंट इज डिसोसिएटेड। हमें गिवन है ना कि 40% जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो चुका था। तो हमारे पास है इसके 2 मोल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट हुआ? टोटल मोल्स का 40%, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 40% ऑफ 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का 40% कितना आएगा? 40/100 इंटू 0 इंटू 2, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 2 5 4/5 यानी कि 0.8 मोल्स आ जाएंगे। तो 2 मोल्स में से कितना PCl5 डिसोसिएट हो गया? 0.8 डिसोसिएट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बनाता हूँ, ध्यान से देखो, PCl5 इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2, इसके जो टोटल मोल्स है इनिशियल वो कितने थे? 2, और ये अभी बने ही नहीं है तो 0 0। अब इक्विलिब्रियम पे मैंने ये बताया कि इसके 40% जो है वो डिसोसिएट हो चुका था, यानी कि इतना डिसोसिएट हो गया। तो 2 में से इतना डिसोसिएट हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा 2 - 0.8, और जितना ये डिसोसिएट हुआ उतने ये बन जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सबके सेम आ रहे हैं, दैट इज़ 1 1 1 बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो अगर इसका 0.8 टूटा तो यहाँ पे 0.8 ही बन जाएगा। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन सबकी जो है वो अमाउंट आ गई है। अब अमाउंट हमें पता ही है, अगर अमाउंट हमें पता है तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? हमें गिवन है कि वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये हमारे PCl5 की कंसंट्रेशन आ गई 0.6। PCl5 की कंसंट्रेशन मैंने 1.2 क्यों लिखी? क्योंकि 2 में से 0.8 तो रिएक्ट ही कर गया ना, तो 1.2 कंसंट्रेशन बची थी। सिमिलरली मेरे पास PCl3 की क्या कंसंट्रेशन आ जाएगी? 0.8/2 यानी कि 0.4 मोल पर लीटर, और सिमिलरली मेरे पास Cl2 की आ जाएगी 0.8/2 0.4 मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था। तीनों कंसंट्रेशंस आ गई हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ PCl3 है मेरे पास 0.4, Cl2 है 0.4 और PCl5 था मेरे पास 0.6। तो ये हमारे पास हमारी कंसंट्रेशंस आ गई। इन कंसंट्रेशंस को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी
0.267, केसी की वैल्यू आ गई है 0.267, आधा काम हमारा हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा सा याद हो तो हमें वहाँ पे केसी और केपी दोनों की वैल्यूज़ निकालनी थी। अब केसी की तो मैंने निकाल ली, केपी की कैसे निकालूंगा? केपी के लिए तो मुझे प्रेशर चाहिए होता है, और प्रेशर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो मैंने आपको एक रिलेशन करवाया था, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। क्या रिलेशन था वो? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो हमारे पास यहाँ पे केपी जो है वो केसी की इक्वल होगा इंटू आर टी डेल्टा एन। केसी की वैल्यू मैंने निकाल ली है जो है 0.267, आर टी डेल्टा एन। अब डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? डेल्टा एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आपको पता है प्रोडक्ट में हमारे दो कंसंट्रेशंस आ रही हैं, PCl3 और Cl2, तो दोनों की 1 मोल ऐड करूँगा, प्रोडक्ट में टोटल मोल हो जाएंगे हमारे पास 2, और PCl5 में हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 - 1। प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट का 1 मोल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ देखो Kp 0.267, RT की पावर 1 हो गई है 2 - 1, तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। R की वैल्यू 0.0821 एटम पर लीटर पर मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 327, लेकिन हमें वहाँ पे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा। 273 जोड़ने पे हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी 600 केल्विन। इन सभी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद Kp की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13.50। तो ये हमारे पास हमारी Kc और Kp की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे यूनिट्स भी मेंशन कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा सॉल्व कर आके, तो यूनिट्स को मैं लिख सकता हूँ। यूनिट्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस कंसंट्रेशन टर्म को इससे कैंसिल कर दूंगा तो इसकी तो टर्म्स बचेंगी, तो इसके यूनिट्स मेरे पास मोल पर लीटर आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने जो R की वैल्यू ली है, R की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 0.0821 एटम पर लीटर पर मोल, यानी कि R की वैल्यू मैंने एटमॉस्फेरिक में ली है, तो इसके यूनिट्स भी हमारे पास आ सकते हैं एटमॉस्फेरिक में। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जिसको मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। फिर आ जाते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 gaseous plus carbon solid changes to 2 carbon monoxide is 3.0 at 1000 केल्विन। तो ये बात उसने अच्छी की है, हमें इस रिएक्शन में उसने टेम्परेचर जो है वो 1000 केल्विन बताया। 1000 केल्विन पे ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp वो हमें गिवन है, उसकी वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे जो हमें ये रिएक्शन गिवन है, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बता दिया 0.48 बार, और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर बता दिया 0 बार, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेशर है, और इनिशियली ये गैस बनी ही नहीं होती तो इसका प्रेशर 0 आएगा, तो प्रेशर 0 बता दिया। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हमारा प्योर ग्रेफाइट है जो कि प्रेजेंट है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, उस क्राइटेरिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वा दिया है, इसका जो डाटा है वो मैं नोट करता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब आ गया हूँ मैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन ले लेता हूँ। हमें रिएक्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, कार्बन सॉलिड चेंजेस टू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस। इसमें मुझे इनिशियल प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है। CO2 का इनिशियल प्रेशर मुझे दिया हुआ है 0.48 बार, और इसका मुझे पता नहीं है, तो इसका मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है क्योंकि ये अभी प्रोड्यूस हुई, स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये कंडीशन मुझे दी हुई है, मुझे इसकी प्रेशर की वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम पे और इसके प्रेशर की वैल्यू निकालनी है।
टेम्परेचर भी मुझे दिया हुआ है, वो मैं साइड में लिख लेता हूँ 1000 केल्विन, अगर कहीं पे यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ गई मेन बात। सबसे पहली बात, अब रिएक्शन को ध्यान से देखो, इन दोनों के हमारे पास 1 मोल्स हैं और इसके हमारे पास जो है वो 2 मोल्स हैं, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग यहाँ पे मुझे थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं यहाँ पे टर्म्स लिखूंगा उन टर्म्स को मैंने इसी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना है। सेकेंडली, मुझे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या केस है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में कोई सॉलिड या लिक्विड आता है प्योर फॉर्म में, तो उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं। कंसंट्रेशन मैं तब बोल रहा हूँ अगर आप केसी यूज़ करते, अब जैसे यहाँ पे प्रेशर है तो इसकी वैल्यू जो मैं 1 बार कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ फिर से। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ था कि प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, तो अगर हमारा ग्रेफाइट जो है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब प्योर फॉर्म के अंदर कंसंट्रेशन या प्रेशर जो होता है वो आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। देखो इसका रोल तो खत्म ही हो गया, इसको तो आपने देखना ही नहीं है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो 1 बार थी, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ इन दोनों पे कंसंट्रेशन देनी है, इन दोनों पे ध्यान देना है। तो सपोज करो CO2 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और उसकी P प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट बनाने की वजह से। अब यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया हुआ है, 1 मोल के लिए P डिक्रीज हो गई तो 2 मोल्स के लिए डबल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2P वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन के लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं C को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि C को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन तो हमने 1 ली हुई है। और Kp की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी विच इज़ 3। CO की वैल्यू है मेरे पास 2P, उसका स्क्वायर हो जाएगा। CO2 की वैल्यू है मेरे पास 0.48 माइनस P, वो एज इट इज़। तो यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × 0.48 माइनस P इज इक्वल टू 4P स्क्वायर। तो एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 1.42 माइनस 3P, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4P स्क्वायर। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 4P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 1.42 इज इक्वल टू 0। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल सकूं। अब आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे रूट्स एज्यूम करने होते हैं, फिर एक रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, दूसरे रूट का आंसर हमें मिल जाता है। तो वो रूट वाला काम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन जो है वो काफ़ी टिपिकल है। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, मैं उसी फॉर्मूला को यूज़ करके इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्व करना चाहता हूँ। तो वो हमारे पास देखो क्या आएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। तो मैं जो मेरे पीछे इक्वेशन मैंने बनाई थी इसको कंपेयर कर लेता हूँ AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C से। तो A की वैल्यू आ जाएगी 4, B की वैल्यू आ जाएगी 3 और C की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.42। तो माइनस B यानी कि यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 माइनस 3 प्लस माइनस P स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि ये वैल्यू माइनस थी, तो ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2A। तो P आ जाएगा -3 प्लस माइनस, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 32.04 डिवाइडेड बाय 8। अब 32.04 का जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 5.66 बाई 8। तो एक वैल्यू हमें प्लस वाली एज्यूम करनी होती है और एक वैल्यू जो है वो माइनस वाली। देखो माइनस वाली वैल्यू एज्यूम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा प्रेशर का वैल्यू ऑल ओवर नेगेटिव आएगा और प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही कंसीडर कर रहा हूँ।
प्लस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.66/8। ठीक है, 2.66/8 को सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.33 बार। तो आप यहाँ पे देखो, दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, मैंने नेगेटिव वाली जो है वो नेग्लेक्ट कर दी, पॉजिटिव वाले का आंसर आ गया 0.33। अब हमें प्रेशर ऑफ CO2 कितना बताया गया था, 0.48 माइनस पी की वैल्यू मैंने निकाल ली है 0.48 माइनस 0.33, तो CO2 का प्रेशर आ गया 0.15 बार, और CO का प्रेशर कितना था 2P, तो इसको डबल कर दोगे 0.66 बार। ये हमारे यहाँ पे दो रिक्वायर्ड आंसर हो गए जो हमें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने थे। तो आपने यहाँ पे देखा कि बाकी सारा काम तो इजी है, बस जो हमारी मेन इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से बनती है, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें बनानी ज़रूरी है। अगर हम इसको सही बनाएंगे तो न्यूमेरिकल सही है, अगर हम इसमें कोई गलती कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें मैं आपको एक लास्ट न्यूमेरिकल और सॉल्व करवा देता हूँ। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल्स हैं, और 6 न्यूमेरिकल्स में से आपको 4 मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी के जो होंगे वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है 4.24 दे रखी है 800 केल्विन पे इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की, और पानी की भी, सभी की कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम पे। इफ ओनली CO and H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.10। इनिशियली हमारे पास सिर्फ CO और वाटर ही प्रेजेंट थे, मतलब हमारे रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, और दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 जो है वो हमें दे रखी है। तो इस सारे डाटा को मैं नोट करता हूँ, और मुझे इस डाटा को यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सभी सब्सटेंसेस की, मतलब रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। तो सबसे पहले देखते हैं, रिएक्शन है हमारे पास CO गैसियस, वाटर गैसियस, चेंजेस टू CO2 गैसियस, और हाइड्रोजन गैसियस। इनिशियल कंसंट्रेशंस मुझे इनकी गिवन है 0.10 ईच, और वैसे भी इनिशियली ये तो बने ही नहीं होंगे, तो कंसंट्रेशन 0। अब सबके मोल्स यहाँ पे 1-1 है तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 1-1 है तो सभी के लिए हम सेम टर्म यूज़ कर पाएंगे। अगर इसकी एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गई है तो इसकी भी एक्स अमाउंट रिएक्ट कर जाएगी, और इनकी एक्स अमाउंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सबके 1 मोल है। अगर 1 से ज़्यादा या कम होते फिर हम एडजस्ट करते। तो हमारे पास ये हमारी कंसंट्रेशंस आ गई। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं x और रिएक्टेंट्स हैं 0.10 माइनस x। 0.10 को मैंने 0.1 लिख लिया क्योंकि वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। Kc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4.24। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों सब टर्म्स जो है वो सेम है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर यहाँ पे आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 4.24 का रूट इज इक्वल टू एक्स बाय 0.1 माइनस एक्स। अब इसका जो रूट है वो मेरे पास आएगा 2.06, और ये आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स के इक्वल। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.067। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, अब इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा और यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे हाइड्रोजन और CO2 की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। और इस x की वैल्यू को जब मैं 0.10 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे CO और H2O की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, और आपको इन चारों की वैल्यूज़ जो है वो लिख देनी है। यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। CO2
और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमें मिल गई है 0.067 मोलैरिटी, और CO और H2O की कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी 0.1 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी तो हमारे पास बचेगा 0.033 मोलैरिटी। तो इस तरीके से हमारे ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। बाकी दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करोगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो डाउट लेंगे। बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।